बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप लोग देख रहे हैं आज टीवी विद सादिया सादात। आज का जो मौजू है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे वो जो बैनुल अक़वामी सियासत है जो कि बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ वो तब्दील होती जा रही है। कहीं जो पहले हम देखते थे जो दोस्त दोस्त होते थे वो आजकल दुश्मन बन रहे हैं और कहीं पे बातें हो रही हैं ब्लॉक्स बनाने की। तो इसी सिलसिले में आज हम हमारे साथ बहुत सीनियर तज्ज़िया निगार जनरल अमजद शुएब साहब मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ सरफराज नवाज साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर काफ़ी हिस्सा लिया है। ये सिर्फ एक लेजेंड क्रिकेटर होने के साथ साथ इरफान खान साहब के बहुत ही करीबी ये दोस्त भी रह चुके हैं। तो इसी वजह से आज हमने सोचा कि क्यों ना इन दोनों से हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करें, जो भी इंटरनल और जो एक्सटर्नल मामलात हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसके हवाले से। तो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अ, सर सबसे पहले तो आप अगर मुझे थोड़ा सा ये बता दें, जनरल अमजद शुएब साहब, ये जो पाकिस्तान ने एक नया मैप बनाया है इसके हवाले से सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगी कश्मीर के हवाले से। कई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के हम देखते हैं कि कोई भी उन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं कर सके हैं, और ये एक नया मैप इन्होंने जारी कर दिया जस्ट बिफोर ऑन द 4th of August, एक दिन पहले, जबकि आर्टिकल 370 रिवोक करके इंडिया ने वो किया था, कब्जा वहां पे किया था। तो इस हवाले से लोग कुछ कहते हैं कि जी ये एक फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान ने एक मैप बना दिया है। तो आप इसको किस हवाले से लेते हैं, क्या ये ऐसे ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये फेस सेविंग नहीं है, ये जरूरत थी। और आप इसको यूं देखिए कि भारत ने एक नक्शा इशू किया। जब आर्टिकल 370 उन्होंने एब्रोगेट किया तो उसके फौरन बाद उन्होंने नक्शा कुछ दिनों के बाद इशू कर दिया। अब उसमें भारत ने अपने क्लेम, अपनी जो जो उसके क्लेम्स हैं उसके मुताबिक उस नक्शे में वजाहत कर दी। नतीजा ये है कि वो लाजमी बात है, दुनिया में फैला, उनकी एम्बेसीज वगैरह में गया। अब ये कि अगर पाकिस्तान उसको रिबटल नहीं उस पर देता, पाकिस्तान उसको काउंटर नहीं करता, तो दुनिया में एक इम्प्रेशन यही जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत के इस नक्शे को एक तस्लीम कर लिया, एक हकीकत समझ लिया, और ये मसला जो है वो तकरीबन सेटल्ड समझा जाएगा। मैं बल्कि मेरा मेरा इतराज ये है कि ये नक्शा इनको एक साल पहले इशू करना चाहिए था। ये उन्होंने बड़ा लेट इशू किया। दूसरी बात यह है कि इस नक्शे के ऊपर एक वजाहतें भी कुछ मौजूद हैं जो भारत के नक्शे की निस्बत बेहतर है। जहां कश्मीर का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने दिखाया कि ये सारा कश्मीर हमारा है, चूंकि दावा हमारा है, और कश्मीरी खुद कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के साथ शरीक होना है। लेकिन उधर लिख दिया कि ये अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन है भारत के, अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि आपकी मलकियत है लेकिन काबज कोई और है, और कब्जा उसका गैर कानूनी है। इसी तरह सियाचिन का भी वहां पे आपने वाजे कर दिया। इसी तरह सर क्रीक का नीचे अगर आप देखें, साउथ में समंदर में जाके देखें तो सर क्रीक का भी मामला आपने कर दिया। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के साथ भी इशू रहते हैं। हमारा जो फाटा का एरिया है उसके मसाइल थे। फाटा जो है वो मेन स्ट्रीम में आ गया, केपीके का हिस्सा बन गया, तो वो भी आपने कवर कर दिया और आज वो केपीके में नजर आ रहा है। वरना पहले फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज कहलाते थे। तो ये वो चीजें हैं जो कि इसमें वजाहत भी कर दी गई। और अब इस नक्शे को हमें दुनिया में फैलाना भी चाहिए ताकि कश्मीर का जो झगड़ा है या और पाकिस्तान और भारत के जो डिस्प्यूट्स हैं वो दुनिया के सामने न सिर्फ आ जाए बल्कि वो नक्शों के जरिए समझने में लोगों को मदद मिले कि है क्या, सरकरी क्या है, कहाँ है। उसमें बिल्कुल वाजे दिया हुआ है आपने उस नक्शे के नीचे कि जनाब हमारा क्लेम ये है, हम यहाँ तक हम इसको क्लेम करते हैं, जबकि भारत इसको ये काउंटर करता है। तो मुख्तलिफ डिस्प्यूट जो हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात कभी ठीक नहीं हो सके, इंक्लूडिंग कश्मीर, वो आज इस नक्शे के जरिए बिल्कुल वाजे हैं। अब ये एक पहला स्टेप जी। यहाँ पे पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि इसके बाद हमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए। और आगे ये बढ़ने का तरीका ये है कि पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर मौजूद है, पाकिस्तान के साथ आज़ाद कश्मीर का अपने एक इलेक्शन कमीशन है। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन इस नक्शे की बुनियाद पे मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उनका ऐलान करे जो भारत में भी मौजूद हैं, और फिर लोगों को कहे कि जनाब इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने वोट रजिस्टर कराएं आज़ाद कश्मीर के साथ यहाँ पे। तो उनके ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों के वोटिंग जो वोट रजिस्टर हों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली,
उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वोटिंग लिस्ट वगैरह ये आप इंटरनेट पे डालें, और फिर अगले इलेक्शन में उनको कहें कि जनाब जो भारत इलेक्शन कराएगा आपने उसमें हिस्सा नहीं लेना, आपके इलेक्शन ये जो कश्मीर के लिए पूरे के लिए किए जा रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आप इन नक्शों की बुनियाद पे आगे लेके आपको चलना चाहिए। मुझे नहीं अंदाजा कि ये हुकूमत कर रही है या नहीं, लेकिन मेरी जहां मुशावरत होगी तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपको बहुत सारे स्टेप्स और जो मेरे जहन में हैं वो आपको लेके आगे चलना चाहिए, ताकि कश्मीरियों का जो रुख इधर है वो अब मुकम्मल उनका किबला तब्दील हो जाए, भारत को वो छोड़ दें, उनके इलेक्शन हो, उनके और भी जो भी वो जहां इन्वॉल्व करना चाहें उससे उनको अपने आप को डीलिंग करना है। अच्छा सर, लेकिन ये सवाल तो यहाँ तक ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये जो पाकिस्तान ने नक्शा जो जारी किया है, तो क्या ये इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेबल होगा और माना जाएगा ये? क्योंकि इस तरह हम देखते हैं कि पहले, उससे पहले नेपाल ने भी एक नक्शा बनाया है, वो भी उन्होंने यूनाइटेड नेशन को भिजवा दिया है। उससे पहले भारत ने भी लास्ट ईयर बना के भेजा था। तो लेकिन क्या पाकिस्तान का नक्शा माना जाएगा? बात यह है, मैंने जैसे पहले कहा, इसको यूं ले लेना, अगर हमारे ये नक्शा होता ही ना तो फिर तो भारत का नक्शा ठीक मान लिया होता दुनिया ने, वो तो सारा फिर वही तस्लीम हो जाता। सो नेचुरली एक काउंटर तो मौजूद है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपका नक्शा जो है वो यूनाइटेड नेशन की करारदादों के एन मुताबिक है। सो इंटरनेशनली आपके नक्शे की ऑथेंटिसिटी बेहतर है एज कंपेयर टू भारत। भारत ने तो सीधा सीधा वो उसको अपना इलाका करार दे दिया, आप उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, स्टेटस चेंज कर दिया। ये वो सारी चीजें हैं जो अपने तौर पे कर रहा है, जिनकी लीगल वैल्यू नहीं है, लीगल वक़्त नहीं है, कानूनी एतबार से वो इंटरनेशनली एक डिस्प्यूट है। और तभी ये हुआ कि 3 दफा पिछले 1 साल में यूनाइटेड नेशन बिल्कुल बंद कमरे में उन्होंने इजलास किया, लेकिन इजलास करके उन्होंने ये डिस्कस किया। डिस्कस करने का मकसद ही यही है कि कश्मीर एक डिस्प्यूट है, तो आपने तो एक लीगल रास्ता इख्तियार किया। ठीक है। अच्छा सर, इधर मैं बात पूछूंगी, सफात नवाज साहब, आप का भी जैसे काफी सियासत में अमल दखल रहा है, आप भी सियासत समझते हैं, इस हवाले से मैं आपसे सिर्फ ये चीज पूछना चाहती हूँ कि अगर ये जो पाकिस्तान का नक्शा उन्होंने जारी किया है, इसमें पाकिस्तान का जो स्टांस है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये बहुत आउटराइटली ये क्लियर हो जाता है। लेकिन अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कश्मीर के अंदर कई ऐसी तंजीमें भी काम करती हैं जो बात करती हैं इंडिपेंडेंट कश्मीर की, वो बात करती हैं प्लेबिसाइट की। तो आप इसको किस तरीके से लेते? देखें, सबसे पहले तो जनरल साहब ने जो बात की है कि 1 साल हम लेट इसको कश्मीर को दिखाया है अपने नक्शे में, सबसे पहले तो ये पता करना है कि ये नेग्लिजेंस किसकी है। इसमें देखें, प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री है या पाक फौज है। तो क्योंकि इंडिया ने 1 साल पहले ये अपना क्लेम पक्का कर दिया है कि ये इंडियन जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये हमारा इलाका है, ये तो मैं कहूँगा कि 1 साल के बाद आप क्लेम कर रहे हैं, बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है इसमें। देखें, पाकिस्तान में तो ये चीजें इस तरह की हुई हैं, किसी को ब्लेम नहीं हम दे रहे, और हम 1 साल के बाद अब दुनिया में ये कह रहे हैं कि ये चीजें हैं। बाकी दूसरी चीज जो मैं कहूँगा कि कश्मीर को 72 साल से हम यही सुन रहे हैं कि शाहराग है, फलान है, लेकिन उसमें कश्मीरियों के ऊपर अब जो जुल्म हो रहे हैं, इसका वाली वारिस कौन है? हम क्या कर रहे हैं? कोई प्लानिंग नहीं है हुकूमत की, कोई फ्यूचर बताया नहीं गया ना कश्मीरियों को और ना कौम को कि हम करेंगे क्या। तो मेरे ख्याल में तो पहले भी मैंने कहा था कि इसमें कोई छूटा होनी चाहिए, वरना तो ये भारत बैठा हुआ है आराम से। और ये मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इंडिया के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। अभी रिसेंटली जो इंडिया कोई शरकत करने लगा था पाकिस्तान के ऊपर, तो वो भी मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को पहले आगे आना चाहिए। हमारी पाक फौज इंडियन फौज से 50,000 गुना बेहतर है और ज्यादा जंगजू हैं, ज्यादा जज्बा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ ना कुछ हमें फॉरवर्ड होना चाहिए। जो वहां पे बात करते हैं लोग कि इंडिपेंडेंट कश्मीर का, तो आपको क्या लगता है कि वो इस नक्शे को किस तरीके से देखते हैं? देखें, इस तरह तो इंडिपेंडेंट कश्मीर हो नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में आप 50 साल से ये बातें कर रहे हैं, फिर आप ले आए हैं। वहां तो कुछ ना हमारा प्रेशर है, ना हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री जो है हमारी बेकार लगती है। उन्होंने इंटरनेशनली कोई प्रेशर बिल्ड नहीं किया। अभी देखें, हमारे तल्लुकात हर मुल्क से सिवाय हमारे साथ चाइना है
या ईरान अब कह लें थोड़ा सा आया है, जी जी फार ईस्ट में हम महातर साहब चले गए, या ये थे टर्की है, उसके अलावा जी। हमारे पास है क्या? जनरल साहब, मुझे थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि ये जो नए नक्शे के अंदर हम लोग ये जूनागढ़ का जो इलाका देखते हैं, वो भी अब उस पर भी पाकिस्तान ने क्लेम कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कोई पाकिस्तान को बेहतर मतलब ये एक अच्छा स्टेप है जूनागढ़ का? जूनागढ़ का केस है ना, जहां नक्शे में हमने दिया है, जी जी ये दर हकीकत यही वो चीज है जो कश्मीर के हल की तरफ आपको इशारा देती है, ये लेके जाती है। ये एक बड़ा अच्छा। बड़ा इंपॉर्टेंट ठीक है। स्टेप है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक आर्गूमेंट है इसके ऊपर। हम्म जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम हुई, तो हम्म ये जो इंडिपेंडेंट, ये जो रियासतें थी भारत हिंदुस्तान के अंदर रियासतें थी जो जी नीम खुद मुख्तारी थी उनके पास, जी उन रियासतों का को सिर्फ दो चॉइसेस दी गई थी। और वो हम्म चॉइस ये थी कि या आप भारत का हिस्सा बन जाएं, या हम्म आप या आप पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं। जी तो जी आप दोनों में से किसी एक को ऑप्ट कर लें। ये कतन तीसरी ऑप्शन कतन नहीं थी कि आप अपने आप को आजाद डिक्लेयर कर दें, आप कहें जी मैं आजाद हूं। ये हम्म आजादी की अंग्रेज ने ऑप्शन नहीं दी थी। हम्म लिहाजा इन दोनों में से और कश्मीरियों के लिए भी यही मसला है जो आप सवाल जी कर रही थी, बिल्कुल। कि अगर उसमें कोई जमात वहां पे या कोई लोग ऐसे हों जो अपने आप जी को जो इंडिपेंडेंट। सोचते हैं कि हाँ हम हाँ। आजाद कश्मीर, इंडिपेंडेंट कश्मीर बन जाए, तो वो ऑप्शन है नहीं टेबल पे। जो यूनाइटेड नेशन की करारदादें हैं वो भी इन्हीं दो ऑप्शंस को रिकॉग्नाइज करती हैं, तो तभी हमने प्लेबिसाइड का कहा हुआ है। अब चीज ये है कि यहाँ पे कश्मीर में प्रोडोमिनेंटली जो आबादी थी, मेजोरिटी थी, वो मुसलमान थे, और हिंदू बड़े माइनॉरिटी में थे, बड़े थोड़े थे। आज भी माइनॉरिटी। वैली के अंदर तो मुकम्मल तौर पे हाँ मुसलमान जी। है वहां पे। हम्म। अब यहाँ पे आप जूनागढ़ से कंपेयर करें, जूनागढ़ में आबादी हिंदू थी, जी। और जो महाराजा था वो महाराजा साहब मुसलमान, महाबत खान, महाबत मुसलमान खान, हाँ जी बिल्कुल। महमूदाबाद राय जी साहब थे ये अपने जूनागढ़ के। जी जी बिल्कुल। अब यहाँ पे भारत ने ये आर्गुमेंट दी कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि आबादी हिंदू और वो जो तकसीम हिंद का जो असूल है कि हम्म मुसलमान अक्सरियत के इलाके जाएंगे पाकिस्तान के साथ, और हिंदू अक्सरियत के इलाके जो हैं वो भारत का हिस्सा बनेंगे, तो ये हम्म कैसे हो सकता है कि अक्सरियत हिंदू की मौजूद हो और एक राजा फैसला कर दे उनका? हम्म। ये तो हो ही नहीं सकता। जी। लिहाजा यहां नहीं हुआ, तो उन्होंने उसको मिला लिया, और महाराजा साहब जो है वो भाग के उनको आना पड़ा कराची। हम्म। अब यही असूल अगर आप अप्लाई करें कश्मीर पे, जो जी हमारी आर्गुमेंट में शामिल है, तो बिल्कुल वहां पे एक हिंदू महाराजा था और मुसलमान आबादी थी। ये कैसे हो बिल्कुल। सकता था कि हिंदू महाराजा, और वो हिंदू महाराजा कश्मीर में बगावत की वजह से डर के भागा हुआ था, क्योंकि कश्मीरियों ने जी उसके उसके खिलाफ बगावत कर दी थी कि ये हिंदू हमारा क्यों राजा बैठा हुआ है, और ये वैसे भी इसका कोई हक नहीं है, इसने तो खरीदी है ये जायदाद के तौर पे, अंग्रेजों से इसने हम्म रियासत खरीदी है। लिहाजा वो हम्म भाग गया, और भागा हुआ राजा कहीं भारत कहता है कि उसने हमें लिख के दे दिया कि जनाब हम्म ये तीन सब्जेक्ट, डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, और हम्म ये खारजा अमूर हैं, इनके हम्म लिए भारत के साथ हमारा इल्हाक होगा। हम्म अब ये काउंटर आर्गुमेंट यही है इसके आगे कि भाई वहां पे हम्म, मुस्लिम आबादी है, महाराजा हिंदू था, वो कैसे फैसला कर सकता था? वो तो जी। तकसीम हिंद के असूलों के खिलाफ है ये चीज। तो हम्म इसलिए ये हम्म, जूनागढ़ का बड़ा वादे तौर पे करके मामला सामने रखा गया है, ताकि अच्छा। भारत की आर्गुमेंट ताकि यहाँ कश्मीर काउंटर हो पे जाए खुद। ये सऊदी अरब का जो इशू है, आपको क्या लगता है कि अभी जैसे सऊदी अरब ने एक मांगे है, एक कुर्बानी मांगी है शाह महमूद कुरैशी साहब की, आपको लगता है ये ऐसा पॉसिबल होगा? ये सारी अफवाहें हैं अच्छा। जो कि पाकिस्तान के जो खिलाफ लोग हैं, खास तौर पे भारत वगैरह, वहां से ये निषेध की जाती हैं। हम्म जबकि जबकि सऊदी अरेबिया ने कोई डिमांड पाकिस्तान को नहीं दी। अच्छा अच्छा। सऊदी अरेबिया की तरफ से हमारे ऊपर कभी कोई प्रेशर नहीं आया। एक वक्त पे सिर्फ जब कोलालमपुर जाना था प्राइम मिनिस्टर ने, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप ना जाएं। हम्म। उसके बाद से लेके आज दिन तक उन्होंने कोई भी प्रेशर नहीं डाला। अब अच्छा। चीज ये है कि उनके अपनी इकोनॉमी का हाल पतला है, जो पिछले 6-8 महीनों में तेल के साथ हुआ। अगर हम्म। आप आराम को, उनकी जो मेन आमदन जी का बिल्कुल। जराया है आराम को कंपनी, जी। आरामको ने अपनी इस साल की बैलेंस शीट पब्लिश की है, उनके जी मुनाफे में 74% कमी हुई। कमी है ये बिल्कुल। अगर एक मुल्क की 74% आमदन मारी जाए, कम हो जाए, तो हम्म वो दूसरों को कर्जे देगा या खुद कर्जे लेगा?
तो आज सऊदी अरेबिया अपना पैसा दाएं बाएं से वापस लेना चाहेगा। उनको ये पता था कि पाकिस्तान $3 बिलियन फौरन नहीं दे सकता, उन्होंने 1 बिलियन मांगा। फिर हो सकता है कुछ अरसे बाद वो एक और मांगे और फिर इस तरह एक और। ये इस चीज की वजह से नहीं है जो शाह महमूद ने बयान दी, ये तो उससे पहले काम शुरू हो चुका हुआ था। 1 बिलियन तो हमने उससे 2-3 हफ्ते पहले वापस किया। तो यहाँ पे हमारे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया से बड़े गहरे, हमारा दोस्ताना और 1947 से ताल्लुकात हैं। लिहाजा ये बड़ा जरूरी है कि हम सऊदी अरेबिया के साथ अगर कोई शिकवा भी है तो वो वहां करें, जाके उनसे बातचीत करें, लेकिन ताल्लुकात को खराब नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपकी जो पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी है, वो यही सिखाती है कि आप दोस्त पैदा करें, दुश्मन ना पैदा करें। तो जिसके साथ दोस्ती है। अच्छा, फिर इसके साथ ये है कि सऊदी अरेबिया के साथ जो ताल्लुकात है उनकी बुनियाद सियासी भी है, दिफाई भी है, माशी भी है, माशरती भी है, और ये मजहबी तो है ही है। आप जानते हैं कि अर्ज मुकद्दस है, हम वहां का दिफा करना चाहते हैं। तो आप उनमें अगर सियासी तौर पे किसी वक्त आपके लिए मुश्किलात आ जाएं और दोनों मुल्कों के मुफादात इकट्ठे ना मिल रहे हों, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि आपके और बहुत सारे ताल्लुकात हैं जो आपने उस मुल्क के साथ मेंटेन किए हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान चूंकि पब्लिकली आया, जो गलत काम था, एक वजीर खारजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल होना ये चाहिए था कि अगर हमारी रिजर्वेशंस हैं, हमारे मुल्क में शिकवे शिकायत मौजूद हैं और होने भी चाहिए, हमारी तवक्कुआत हैं अपने एक दोस्त से और तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही, तो आप बंद कमरों में खुद डिस्कस करें और फिर उसके बाद उनसे जाके बात करें, ना कि आप पब्लिकली इस तरह का नारा लगा दें। तो वो तो फिर ताल्लुकात जो है उन पर प्रेशर आएगा। यहाँ खुशकिस्मती से सऊदी अरेबिया के साथ ऐसा मामला नहीं हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। और सऊदी अरेबिया के यहाँ पे जो एम्बेसडर हैं वो भी आए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिले। अब चीफ जो है उनका दौरा पहले से एक प्लान था, 12 तारीखें अब मुकर्रर हुई उसकी, वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। हो सकता है वो खुद जाके भी वहां पे सऊदी फरमारवा के साथ ये पॉइंट उठाएं कि जनाब पाकिस्तान। जनरल साहब ने भी कहा है कि आर्मी चीफ सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर साहब उनको कंडेम कर दिए और अपना सऊदी अरेबिया ने कि हम फौजियों से बात करनी है। पहले तो हमेशा आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ही हमेशा जाता रहा है और प्राइम मिनिस्टर ही इनवाइट करता रहा है, उधर भी कई दफा गया है और उन्होंने जाके ये पैसों का, हर चीज का, मामले का तय किया है। तो इसमें इसका मतलब है कि इमरान खान का इंटरनेशनली कंडेम कर दिया गया लोगों ने। एक अखबार ने भी लिखा है कि चाइना की हाईरार्की ने इमरान खान को कहा है, फौज को, कि इमरान को आइंदा हमारे पास चाइना ना भेजें, जो निगोशिएट करनी है पाक फौज के सरबराह हैं उनसे हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें देखते हुए उसके बाद मुल्क का भी जो इमरान खान की वजह से तबाही हुई है, ना कोई विजन है ना प्लान है। सॉरी, देखिए मैं जरा थोड़ी वजाहत कर दूं साजिया। जी। बात यह है कि जहां तक सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुक है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जाने का, सऊदी अरेबिया के साथ जो मुख्तलिफ सतहों पे मुख्तलिफ फेसेट्स हैं हमारी रिलेशनशिप के, उनमें सबसे स्ट्रांग है आपका सिक्योरिटी। हमारे ट्रुप्स वहां पे हैं और आज से नहीं 1985 से हमारे ट्रुप्स हैं वहां। और सऊदी अरेबिया बहुत सारे मुल्कों से ले सकते हैं, जहां से चाहे वो ट्रुप्स ले सकते हैं क्योंकि उनका खर्चा उठाते हैं, लेकिन उनका जो एतमाद पाकिस्तानी ट्रुप्स पे है वो किसी और पे नहीं। ये उनकी ट्रेनिंग भी कराते हैं, उनकी फौज को तैयार भी करते हैं और खुद भी वहां पे सिक्योरिटी का काम करते हैं। जहां आज अब यमन से खतरा था तो हमने ये उनको कहा हुआ था कि अगर यमन की फौज अटैक करती है सऊदी अरेबिया पे तो वो हम दिफा करेंगे आपकी सरजमीन पे बैठ के। तो ये वो बड़ी कदर करते हैं। राहिल शरीफ वहां पे मौजूद हैं, एक नया सेटअप उन्होंने क्रिएट किया, राहिल शरीफ यहां से मांग के लेके गए। तो ये हमें तस्लीम करना चाहिए कि हर मुल्क के साथ आपकी जो रिलेशनशिप होती है उसकी किसी सेक्टर में अहमियत होती है। अगर पॉलिटिकल रिलेशनशिप आपकी ज्यादा हावी हो तो फिर लाजमी बात है कि पॉलिटिशियंस ही आपको नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी रिलेशनशिप है। और ये जो लोन लिया था हमने $3 बिलियन का और डेफर्ड पेमेंट पे तेल जो मिल रहा था, ये भी जनरल बाजवा ने अरेंज किया था। ये इमरान खान के दौरे से पहले जनरल बाजवा गए थे, वो तय कर रहे थे और फिर इमरान खान गए थे। कि जब इमरान खान ने कश्मीर का हिस्सा अनाउंस किया अपने नक्शे में, तो उस वक्त देखने में आया है कि अपना जो आर्मी चीफ साहब लाहौर में चले गए
और उन्होंने लाहौर में जाके जनरल हेल साहब आए हुए थे सऊदी अरेबिया और दूसरे सीनियर रिटायर्ड जनरल से मुलाकात की। तो मैं इस चीज पे हैरान हुआ हूँ कि जब इतनी बड़ी बात हो रही थी कि कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान में डिक्लेयर हो रहा है, कोई फौजी वहां मौजूद नहीं था सिवाय ये इंटेलिजेंस के जनरल फैज के उसके, हालांकि पाक फौज नहीं के नहीं, आदमियों उससे को वहां पहले मौजूद उससे होना पहले चाहिए था सारे, जी। नहीं नहीं, उससे पहले सारे हमें बुला के, ये एक्चुअली ये सारा काम पहले जीएसटी में ही हुआ है। उसके बाद जब ये ब्रीफिंग दी गई और ये सारा इसमें मशावरत हुई, तो उसमें मैं भी शामिल था। हमने सबको वहां पे बुलाया हुआ था, हमने इकट्ठे किया हुआ था। और उसकी बुनियाद पे ये जब सब इस पे मुत्तफिक हो गए, हर वो शख्स जो के किसी न किसी शक्ल में स्टेक होल्डर है, तो फिर ये नक्शा जो है वो इशू किया गया। अच्छा सरफराज चौहान साहब, आप थोड़ा सा मुझे इंटरनल सियासत के बारे में बताएं। ये जो मरियम नवाज का इशू हुआ है कि उनकी जो गाड़ी के ऊपर वो कहा जाता है कि जी पथराव हुआ है, तो आपका इसके बारे में क्या मालूमात कहती है? देखें, ये तो सरेआम हुआ सबके सामने। हमने भी यहाँ लंदन में टीवी के ऊपर देखा है पथराव हो रहा है। अल्लाह, मरियम बीबी गाड़ी से निकल के भी बाहर खड़ी रही हैं, बातें करती रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो चीजें नैब ने की हैं, मैं तो नैब के चेयरमैन से हैरान हूँ कि वो इस तरह की इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जो एकदम जैसे इमरान खान उनको फोन पे कहता है कि ये कर दो वो कर दो, तो इस तरह तो ये हुकूमत क्या चल रही है। मैं यही कहूंगा कि जो नैब है वो टोटली बॉयस हुआ है। और उसके बाद ये मैं चीफ जस्टिस साहब से भी कहूंगा कि नैब के जो चेयरमैन है उनके ऊपर कोई एक्शन करें। अब पहले भी उन्होंने कहा है कि नैब आदमियों को पकड़ के 90 दिन गिरफ्तार करके अंदर जेल में डालता है। उसके बाद अब आप देखें, जो दो गिरफ्तार किए हुए थे, 16 माह के बाद टू ब्रदर, ख्वाजा ब्रदर बाहर आए हैं। अब 16 माह उनके जेल के अंदर काटने के बाद वो बेचारों का क्या रहा है। तो मैं ऑर्डर करें चीफ जस्टिस साहब कि आप बिल्कुल ठीक है, आदमी को पकड़ें, फौरी जमानत करें, और उसके बाद जितनी देर तक केस तैयार ना हो, केस से एहतसाब में जाए, फिर सजा दें ना। सारा जी खेल जी मैं जी आपके सामने रखता हूँ। जी देखिए, जी, बात यह है कि इमरान खान जब आया तो उसने ये कहा था कि हम पैसा वापस लाएंगे और जिन लोगों ने माल बनाया उनको जेलों में डालेंगे। अगर वो ये नहीं कर सकता तो ये सबसे बड़ी उसकी नाकामी होगी, और यही उसकी नाकामी उसके गले का हार बनेगी। ये वो स्कीम है जिसके तहत काम किया जा रहा है। आप ये देखिए कि नैब के अंदर जितने लोग बैठे हुए हैं चेयरमैन समेत, इनमें से एक भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको इमरान खान या इसकी पार्टी ने वहां पे अपॉइंट किया। ये सारे वो लोग हैं जो 2 साल पहले मुख्तलिफ पार्टियों, 2 पार्टियां जो हुकूमत में थी, इन्होंने अपॉइंट किए, उनकी मर्जी से, मुशावरत से ये आपस में लोग वहां पे लाते रहे। अब इस अदारे में उन्हीं के वफादार लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के ही मुखबर लोग बैठे हुए हैं, और ये कोई फेवर इमरान खान को नहीं कर रहे, ये दर हकीकत फेवर उनको कर रहे हैं जिनको पकड़ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि ख्वाजा बरादरान वो बेचारे हैं, या आपका क्या ख्याल है कि जिनको पकड़ा हुआ है वो सारे उनके केसेस नहीं थे? लेकिन वो इस प्रोसेस में से छूट के जाएंगे, नैब उनको फैसिलिटेट करेगा। जेलें वगैरह डालना, ये इससे रियलिटी नजर आती, यूं लगता है कि बड़ा नैब वाकई बड़ी सख्ती कर रहा है उनके साथ, लेकिन उनके छोड़ने का इंतजाम भी कर रहा है नैब। वो जो उनके ऊपर पथराव हुआ था, और अगर हम जो दूसरी पार्टी का बयान सुनते हैं पीएमएलएन का, वो कहते हैं कि जी कहते हैं हुकूमत कह रही है कि वो लोग खुद पीएमएलएन वर्कर जो है वो खुद लेकर आए। तो आपके ख्याल में कोई मुखबरी नैब से पहले से हो चुकी हुई थी जिसकी तैयारी में वो पत्थर लेकर आए थे? नहीं, वो तो उनको बुलाया था ना, उनको तो लेटर लिखा कि जनाब आप आए। तो यहाँ पे इसके बाद अब मोहतरमा ने जिस दिन जाना है उससे पहले 2 दिन पहले मोहतरमा ने कॉल दे दी कि जनाब मेरे वर्कर साथ जाएंगे, वर्कर आए। वो जहां से भी वर्कर इकट्ठे किए, गाड़ियों में पत्थर भर के लेके आए, वो लोगों पे मारे उन्होंने वहां पे। तो वो तो एक और नक्शा था, वो उन्होंने एक सीन क्रिएट किया, क्योंकि वो अंदर जाने नहीं चाह रहे थे, जवाबदेही करनी नहीं चाह रहे, तो उन्होंने एक सियासी ड्रामा वहां पे खड़ा कर दिया। लेकिन हाल ये है कि कमजोर इंक्वायरी होगी, उसमें लूप होल्स छोड़े जाएंगे,
वो दूसरी पार्टी को बता दिए जाते हैं कि जनाब हमने इस इंक्वायरी में ये कमजोरियां छोड़ी हैं, फिर वो उसी की बुनियाद पे कमजोर रेफरेंस बनता है, लिहाजा वो दूसरी साइड जो है वो उसको अदालत में उन्हीं चीजों को एक्सप्लॉइट करती है। और फिर आप देखें कि नैब एक अच्छा गूंगा वकील खड़ा करते जो जाके वहां पे प्रोसिक्यूशन की तरफ से कहते कुछ नहीं, इंडिविजुअल छूट जाता है। आप खुद इसका जायजा लें कि 2 सालों में इन्होंने 20 केसेस खोले हैं, किसी एक में भी सजा हुई है, किसी को जेल में बंद किया हुआ है, कोई निकल आया है, कोई जमानत पे चला गया है, केस तो आगे चल ही नहीं रहा। अब वो इस रास्ते से जब एक आदमी छूट के जाता है तो उसका पैसा भी बचता है, उसको एनआरओ की भी कोई जरूरत नहीं, पैसा भी उसका बचा, उसकी सियासत भी बची। आप जरदारी साहब के केस देखें, $60 मिलियन उनका स्विस बैंक में पड़ा हुआ था, ये सरफराज साहब को पता होगा, याद होगा कि वहां पे कॉन्टेक्ना का केस $60 मिलियन वहां पे पड़े हुए। अब ये इतनी बड़ी रकम, और जनाब 2 वजीर आजम छुट्टी, एक वजीर आजम को तो घर जाना पड़ा, दूसरा जेर अताब रहा, उन्होंने खत नहीं लिखा वहां पे कि ये ना हो कहीं स्विट्जरलैंड में केस दोबारा चल जाए, क्योंकि वहां तो आप जादूगरी नहीं कर सकते थे। यहां जादूगरी ये हुई कि जब ये रेफरेंसेस नैब ने तहकीकात करके रेफरेंसेस आगे देने थे, तो नैब ने पहले रेफरेंस में उनके डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपियां लगाई। जज साहब भी साथ मिले हुए थे, यहाँ पे जैसे अरशद मलिक जज है, पैसे खा के वो इनकी करप्ट आदमी के पास पैसा इतना है हराम का कि वो इनको खरीद लेता है, पूरा सिस्टम खरीद सकता है। जज साहब ने वो फोटो कॉपियां देख के कहा जी ये केस खत्म, हमें तो ओरिजिनल चाहिए थी, आप लेके नहीं आए, ये केस खत्म। महीने बाद नैब दूसरा रेफरेंस लेके जाता, उसमें फिर फोटो कॉपी लगाता, और वो फिर जज उसी तरह उठा के उसको बाहर फेंकता, उसी जज के पास लेके जाते हैं, उसको बाहर फेंकता है। आज आप जरदारी साहब से जाके बात करें, वो आप कहेंगे जी क्या सबूत मिला हमारे बारे में, ये तो दुश्मनी थी, ये तो हमें टारगेट किया गया, हमने तो कोई काम गलत किया ही नहीं। तो वो $60 मिलियन का हिसाब ने वो किधर चले गए, वो जरदारी साहब के अकाउंट में चले गए। खाया सब ने इन्होंने, केस किसी का गलत नहीं है, विक्टिमाइजेशन किसी की नहीं हो रही, लेकिन ये जो सेटअप है जो बना के वो रख गए हैं पीछे, ये इनका फैसिलिटेटर है। इनका कोई हिसाब ले रहा है कि नैब में पैसे कौन खा रहा है? किसी ने पूछा, किसी ने चेक किया? एक जीआईटी नैब पे बैठनी चाहिए जो सारे केसेस का हिसाब करे कि जनाब नैब के ऊपर। मैं जन्नत साहब की बात को सर्टिफाई करूंगा कि अंदर नैब के अंदर इतनी करप्शन है, कोई कहने की बात नहीं। मैं जब पाकिस्तान में था, अखबारों में हेडलाइनें आई कि ये करप्शन इसने किया, वो किया नैब के अंदर, किसी ने पूछा तक नहीं। और मैं हैरान, कोई सबसे बड़ा गलत काम अगर कुछ हो रहा है तो वो नैब में है कि नैब आज फैसिलिटेटर है। वरना जिस तरह वो लान तान अपनी सुप्रीम कोर्ट से कराते हैं, जूते हर जगह से उनको लान तान हो रही है, वो अपना काम ठीक ना कर ले। 20 साल से बैठे हुए हैं। इसमें किस्सा हुआ है इस मुल्क के साथ, हादसा वो ये है कि यहाँ से इखलाकियात उठ गई है। अच्छा सर, एक सेकंड, हर शख्स ये चाहता है कि वो पैसे बनाए। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है, हम जा किधर रहे हैं? जिन बच्चों ने तालीम या जिनकी ग्रूमिंग घर में जिस माहौल में हुई है, वो माहौल था कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, पैसे बनाने हैं, जमीनों पे कब्जे करने हैं, जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करनी है। जो इस माहौल में झूठ में ग्रूम किए गए बच्चे, उनको आज लीडर मान रहे हैं अपने, उनको आगे हुकूमत देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और वो 25-25 साल के वो लोग या 30 साल का, उनके सामने जाके 80-80 साल के बाबे जिन्होंने 40-45 साल से सियासत की हुई है, वो मुजरमों की जरा हाथ बांध के उनके सामने बैठ जाते हैं सिर्फ अपने मुफादात के लिए। किधर गई इज्जत, किधर गया वकार? अब जो प्राइम मिनिस्टर आपका इमरान खान साहब जो हैं, वो अपने इर्द गिर्द करप्ट आदमियों को नहीं लेके फिर रहे। वो तो कहता था मैं सारा साफ करना है। तो मेरे इख्तलाफात भी हैं, मैं अब जब मैं ये क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं इनको अप्रिशिएट कर रहा हूं। देखिए पिछले दौर में, पिछले 2 दौर जो गुजरे हैं, उनमें करप्शन बेपनाह हुई, बिल्कुल हुई, लेकिन उन्होंने करप्शन को कानूनन जायज नहीं किया, करार दिया था। इमरान खान ने तो वो भी काम कर दिया। देखें अभी उन्होंने आज जो ये कंस्ट्रक्शन का, ये जो रियल एस्टेट का जो कारोबार करते हैं, उनको खुली छुट्टी दे दी। उनको कहा जनाब हम आपसे पूछेंगे नहीं कि पैसा कहां से आया, लगाएं आप। और आम का पैसा सारा तो ज्यादातर रियल एस्टेट में है। फिर आप देखिए कि उन्होंने ये एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनसे नहीं पूछा जाएगा, नैब नहीं पूछेगा, उनसे इंडस्ट्रियलिस्ट से तो एफबीआर पूछेगा।
इसी तरह ब्यूरोक्रेट से नहीं कोई पूछेगा। आपने तो कानूनन छुट्टी दे दी, आपने कानूनन ये कानून पास कर दिया कि अगर आप ऑफशोर कंपनी बाहर खोलते हैं तो उसमें 10% शेयर अगर आपने रखे हैं तो आपको जरूरत नहीं है डिक्लेयर करने की। इसका मतलब है कि अगर हराम पैसा आपका किसी कंपनी के पास चला गया है और कंपनी की ओवरऑल मालियत का वो 10% है, तो आपको वो हराम आप खा जाए, कोई मसला नहीं, हुकूमत नहीं पूछेगी। ये वो चीजें हैं जो कि आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि चंद आदमी उसने करप्ट अपने साथ बिठाए हुए, आपने तो करप्शन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया।